जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी के ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो आज का टॉपिक है वो देखेंगे राष्ट्रभाषा। इससे पहले हमने राजभाषा, हिंदी की आर्य भाषाएं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी जून 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप उन्हें देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। और दोस्तों ये वीडियो शुरुआत करने से पहले आप पेन और कॉपी लेकर बैठे ताकि आप कुछ नोट्स बना सकें जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रभाषा की। तो यहाँ पे सबसे पहले राष्ट्रभाषा होती क्या है ये देख लेते हैं। तो राष्ट्रभाषा से तात्पर्य किसी देश की उस भाषा से है जिसे वहाँ के अधिकांश लोग बोलते हैं तथा जिसके साथ उनका सांस्कृतिक और भावात्मक जुड़ाव होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस देश के लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, कुछ सामान व्यापार करने के लिए या सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए या फिर कुछ बातचीत करने के लिए, तो उस भाषा को, उस अधिकांश लोगों के द्वारा बोली गई भाषा को ही यहाँ पे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा की कसौटियां। वह भाषा देश के सभी या अधिकतम व्यक्तियों द्वारा बोली जा सकती हो, उसे बोलने वाले देश के किसी एक हिस्से में नहीं बल्कि विभिन्न हिस्सों में हो, ताकि वह भाषा पूरे देश में संपर्क सूत्र स्थापित करने में सक्षम हो सके। वह भाषा राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को धारण करने में सक्षम हो, अर्थात देश के विभिन्न सांस्कृतिक पक्षों की अभिव्यक्ति में हो पाती हो, उसमें हो पाती हो, मतलब किसी भी देश की जो सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है वो उस लैंग्वेज में हो सके। उसका शब्द भंडार इतना व्यापक हो कि देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित शब्दावली उसमें शामिल हो सके। उसमें वह प्रवृत्ति भी होनी चाहिए कि देश के भाषाओं के अन्य शब्दों को वह सहजता पूर्वक शामिल करे, ना कि उनसे परहेज करे। फिर है कि उस भाषा का व्याकरण सरल होना चाहिए ताकि देश के अन्य हिस्सों के निवासी यदि उसे सीखना चाहें तो सीखने की प्रक्रिया कठिन ना हो। ये क्या कुछ भाषा की कसौटियां हैं जिन पे क्या है कि हम राष्ट्रभाषा को शामिल कर सकते हैं, या राष्ट्रभाषा को अगर ये कसौटियां पार करती है कोई भी भाषा तो उसे राष्ट्रभाषा मान सकते हैं। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की ऐतिहासिक विकास यात्रा। तो आदिकाल और भक्ति काल का साहित्य सिर्फ हिंदी प्रदेशों में ही नहीं अपितु हिंदीतर प्रदेशों में भी रचा गया है। हमारे देश के सामाजिक विकास में दो आंदोलनों की सबसे बड़ी भूमिका रही है। एक है भक्ति आंदोलन और दूसरा है स्वतंत्रता आंदोलन। ये दोनों आंदोलन हिंदी के माध्यम से संपन्न हुए। अब स्वतंत्रता के बाद क्षेत्रवादी प्रकृतियां उभरने लगी। 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। 1953 के बाद से आज तक राष्ट्रभाषा का मुद्दा कभी प्रभावी ढंग से नहीं उठ सका है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। राष्ट्रभाषा की आवश्यकता किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक एकता की जागृति एवं अक्षुण्णता के लिए होती है। हमारे देश में अकबर के समय से लेकर लगभग 3 शताब्दियों तक फारसी राजभाषा रही और सन 1833 के बाद से निचले स्तर पर उर्दू और उच्च स्तर पर अंग्रेजी राजभाषा रही, परंतु सारे देश की संपर्क भाषा हिंदी ही रही है। मतलब क्या है कि अकबर का जो समय था और उस समय से लेकर के आगे की 3 शताब्दियों तक फारसी राजभाषा रही है। फिर 1833 के बाद से निचले स्तर पर उर्दू और उच्च स्तर पर अंग्रेजी राजभाषा रही है। ठीक है, लेकिन तब भी संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी का प्रयोग होता था। फिर है कि 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों
फोर्ट विलियम कॉलेज एवं सामाजिक धार्मिक नवजागरण ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे प्रमुख राजनीतिक संगठन अखिल अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने राष्ट्रीय चेतना के जागरण हेतु एक भाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए उसके लिए हिंदी को उपयुक्त समझा। किसने? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन। कांग्रेस के 1925 के नागपुर अधिवेशन में यह प्रस्ताव स्वीकृत किया कि कांग्रेस अपने सभी कार्यों में प्रादेशिक भाषाओं और हिंदी का प्रयोग करे। 1864 ईस्वी में बंबई फ्री चर्च कॉलेज के प्राध्यापक श्री पेठे ने राष्ट्रभाषा नामक मराठी पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने भारत के लिए एक भाषा की आवश्यकता की बात की थी और उनके मत से हिंदी इस दृष्टि से खरी उतरती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1936 ईस्वी में हिंदी वर्ग का आरंभ किया और काठियावाड़ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति नामक संस्था स्थापित की। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी या हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय एकता की आवश्यक शर्त यदि हम लोगों ने तन मन धन से प्रयत्न किया तो वह दिन दूर नहीं कि जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी राष्ट्रभाषा होगी हिंदी, ये उन्होंने कहा। फिर 1918 ईस्वी में कांग्रेस के इंदौर अधिवेशन में गांधी जी ने अपना स्पष्ट मत व्यक्त किया, हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। वे मानते थे हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है। महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही वर्धा और मद्रास में राष्ट्रभाषा प्रचार सभाएं स्थापित हुई। फिर 1929 ईस्वी में ही सी राजगोपालाचारी ने दक्षिण वालों को हिंदी सीखने की सीख दी थी। उनका कहना था, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी होगी। क्या कहा उन्होंने? कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी होगी। उन्होंने 1937 ईस्वी में मद्रास में संपन्न हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा था कि कांग्रेस की सारी कार्यवाही हिंदी में हो। अब है कि हिंदी और राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण कथन है जो वो देख लेते हैं। कौन से कथन किसने कहे ये भी पूछता है एग्जाम में। तो सबसे पहला है कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं। ये कथन है महात्मा गांधी जी का, हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं। फिर है, अगर स्वराज अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का और उन्हीं के लिए होने वाला हो तो निसंदेह अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा होगी, लेकिन अगर स्वराज करोड़ों भूखे मरने वालों, निरक्षरों, दलितों और अत्यजों का हो और उन सब के लिए होने वाला हो तो हिंदी ही एक राष्ट्रभाषा हो सकती है। ये कथन भी है महात्मा गांधी जी का। मेरी आंखें उस दिन को देखने को तरस रही हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय एक भाषा हिंदी समझने और बोलने लग जाए। ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी का कथन है। फिर है कि हिंदी अखिल भारत की जातीय भाषा या राष्ट्रभाषा बनने योग्य है। ये केशव चंद्र सेन जो ब्रह्म समाज के हैं उनका ये कथन है। फिर है, अभी जितनी भाषाएं भारत में प्रचलित है उनमें हिंदी भाषा लगभग सभी जगह प्रचलित है। हिंदी को अगर भारत की एकमात्र भाषा बनाए जाए तो देश में एकता स्थापित करने का काम सहज और शीघ्र संपन्न हो सकता है। ये केशव चंद्र सेन का कथन है। इस समय देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। ये कथन है राजा राम मोहन राय का। अपनी अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए हिंदी को सामान्य भाषा के रूप में जानकर हम प्रांतीय भेदभाव नष्ट कर सकते हैं। ये महायोगी अरविंद का कथन है। फिर है कि हिंदी प्रचार का उद्देश्य केवल यही है कि आजकल जो काम अंग्रेजी से लिया जाता है वह आगे चलकर हिंदी से लिया जाएगा। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का कथन है।
फिर है कि प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी दूसरी किसी चीज से नहीं मिल सकती। ये कथन भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का है। फिर है कि हिंदुस्तान की सभी जीवित और प्रचलित भाषाओं में मुझे हिंदी ही राष्ट्रभाषा बनने के लिए सबसे अधिक योग्य दिख पड़ती है। ये कथन है सर टी विजय राघवाचार्य का। फिर है कि हिंदी भाषा की सहायता से भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के मध्य में जो ऐक्य बंधन संस्थापन करने में समर्थ होंगे वही सच्चे भारत बंधु पुकारे जाने योग्य हैं। ये कथन है बंकिम चंद्र चटर्जी का। फिर है कि दक्षिण की भाषाओं ने संस्कृत से बहुत कुछ लेन देन किया है, इसीलिए उसी परंपरा में आई हुई हिंदी बड़ी सरलता से राष्ट्रभाषा होने के लायक है। ये कथन एस निजलिंगप्पा का कथन है। हमें उस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में ग्रहण करना चाहिए जो देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती है और जिसे स्वीकार करने के लिए महात्मा जी ने हमसे आग्रह किया वह हिंदी है। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का कथन है। फिर है कि भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। ये एनी बेसेंट का कथन है जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक है। फिर है प्रजातंत्रीय देश में अधिकतम जन समुदाय द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा ही कार्य कर सकती है। हिंदी इस कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है। ये अनंत शयनम अयंगर का कथन है। यदि दक्षिण भारतीय क्रियात्मक रूप से पूरे देश के साथ एक सूत्र में बंधकर रहना चाहते हैं और अखिल भारतीय मामलों में तथा तत्संबंधी निर्णयों के प्रभाव से अपने को दूर नहीं रखना चाहते तो उन्हें हिंदी पढ़ना जरूरी है। ये कथन है सी राजगोपालाचारी का। फिर है कि दक्षिण भारतीयों को पूरे भारत में सरकारी तथा व्यावसायिक नौकरियां पाने के लिए भी हिंदी बोलने समझने और लिखने का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी होगा। ये सी राजगोपालाचारी का कथन है। फिर है हिंदी समस्त आर्यावर्त की भाषा है। यद्यपि मैं बंगाली हूं तथापि इस वृद्धावस्था में मेरे लिए वह गौरव का दिन होगा जिस दिन मैं सारे भारतवासियों के साथ हिंदी में वार्तालाप कर सकूं। ये न्यायमूर्ति शारदा चरण मित्र का कथन है। भारत के सभी धर्मों और विभिन्न भाषा भाषियों ने हिंदी के विकास में योगदान दिया। वह किसी विशिष्ट वर्ग प्रदेश या समुदाय की भाषा न होकर भारतीय जनता की भाषा है। ये कथन है फादर कामिल बुल्के का। फिर है हिंदी न केवल देश के करोड़ों लोगों की सांस्कृतिक और संपन्न भाषा है वरन बोलने और समझने वालों की संख्या की दृष्टि से दुनिया की तीसरी भाषा भी है। ये कथन है फादर कामिल बुल्के की। राष्ट्र के संगठन के लिए आज ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे सर्वत्र समझा जा सके। ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। हमारी देवनागरी इस देश की ही नहीं समस्त संसार की लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। ये कथन है सेठ गोविंद दास जी का। अभी भी बहुत सारे कथन हैं वो भी देख लेते हैं। फिर है कि चाहे व्यवहारिक दृष्टि सैद्धांतिक दृष्टि या राष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाए हिंदी का कोई दूसरा प्रतिद्वंदी संभव नहीं है। किसी दक्षिण भारतीय ऐसे व्यक्ति को शिक्षित नहीं मानना चाहिए जिसने हिंदी में कोई लिखित या मौखिक परीक्षा पास ना की हो। यह है सर टी विजय राघवाचार्य का। मैं हिंदी के प्रचार राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीयता का मुख्य अंग मानता हूं। मैं चाहता हूं कि यह भाषा ऐसी हो जिसमें हमारे विचार आसानी से साफ साफ स्पष्टता पूर्वक व्यक्त हो सके। राष्ट्रभाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे केवल एक जगह के ही लोग ना समझें बल्कि उसे देश के सभी प्रांतों में युग सुगमत से पहुंच सके। ये कथन है राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी का। इन्हें हिंदी का प्रहरी कहा गया है। किन्हें? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को। फिर है कि भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को ही राष्ट्रभाषा होना चाहिए। ये जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। फिर है कि आपको मालूम है कि इस राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा की सख्त जरूरत
है हिंदी भारत की अधिकांश जनता की भाषा है, इसलिए कांग्रेस ने उसे राष्ट्रभाषा मान लिया है। ये भी कथन जवाहरलाल नेहरू का है। फिर है कि हिंदी और उर्दू में कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि हिंदी नागरी लिपि में लिखी जाती है और उर्दू फारसी लिपि में। यह भी कथन जवाहरलाल नेहरू का है। हिंदी को ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, ये कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। हिंदी वह धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारत माला के लिए सुंदर हार का सृजन करेगा, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का कथन है। फिर है कि हिंदी के बिना भारत की राष्ट्रीयता की बात करना व्यर्थ है, ये वीवी गिरी का कथन है। फिर है कि हिंदी किसी भी भाषा का अहित नहीं करती, अपितु वह तो सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास एवं समृद्धि में सहयोग देकर समन्वय का मार्ग खोलती है, ये ज्ञानी जैल सिंह का कथन है। हिंदी का स्वभाव प्रेम एवं सहिष्णुता से ओतप्रोत है और यही उसकी विशेषता है, ज्ञानी जैल सिंह का कथन है। ये सभी भाषाएं भारत की सांस्कृतिक संपत्ति की समान उत्तराधिकारी हैं। ये भारत की राष्ट्र भाषाएं हैं और इनमें से हिंदी भारत की राष्ट्रीय संपर्क भाषा है, क्योंकि इस भाषा का परिवार सबसे बड़ा है। ये श्रीमती इंदिरा गांधी का कथन है। फिर है कि हिंदी को जनता हमारा राष्ट्र धर्म है, हिंदी को जानना हमारा राष्ट्र धर्म है, ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का कथन है। मैं कुंजी कहता हिंदी को खुलता जिससे सामूहिक मन, क्षेत्र वृत्ति से उठकर हो हम हर सकते जन राष्ट्र संगठन कर सकते जन राष्ट्र संगठन, ये सुमित्रा नंदन पंत के लोकायतन में वर्णित पंक्ति है। फिर है दक्षिण भारत में गांधी जी और उनके अनुयायियों सहयोगियों ने जितना हिंदी प्रचार किया उतना और किसी नेता, राजनीतिक पार्टी या सांस्कृतिक संस्था ने नहीं किया है, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है। अब बात करते हैं दोस्तों संपर्क भाषा की। संपर्क मतलब एक दूसरे से संपर्क करने की जो भाषा है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद राजभाषा और राष्ट्रभाषा के अतिरिक्त एक अन्य भाषा संपर्क भाषा का प्रयोग हिंदी के संबंध में अक्सर होने लगा। संपर्क भाषा का अर्थ होता है ऐसी भाषा जो दो विभिन्न भाषिक क्षेत्रों के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करे। स्वाभाविक रूप से हिंदी सारे देश में संपर्क भाषा का कार्य करती है, तो संपर्क भाषा कौन हुई? हिंदी। फिर है कि संपर्क भाषा एवं राष्ट्रभाषा में अंतर है। जिन देशों में भाषिक वैविध्य कम होता है वहां संपर्क भाषा की आवश्यकता कम होती है तथा राष्ट्रभाषा ही संपर्क भाषा का कार्य करती है। वर्तमान समय में प्रायः राजनीतिक आधार पर यह विचार स्वीकार किया जा चुका है कि हिंदी भारत की संपर्क भाषा है, वह भारत की राष्ट्रभाषा भी है, किंतु उसके साथ साथ संविधान की 8वीं सूची में शामिल सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं अथवा राष्ट्र की भाषाएं हैं। अब बात करते हैं कि संविधान में क्या कहता है, कि हमारा संविधान जो है वो क्या कहता है, हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, ये देखते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये राष्ट्रभाषा या राजभाषा में। तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा। भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है। भाग 17 का शीर्षक राजभाषा है। इस भाग में 4 अध्याय हैं जो अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत समाहित है। यह मुंशी आयंगर फार्मूला के नाम से विख्यात है। कौन सा? जो 17 भाग है जिसमें राजभाषा है, जिसके 4 अध्याय। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 120 का पहला और 2010 है जिसमें संसद एवं विधान मंडलों के भाषा संबंधी विवरण दिए गए। अनुच्छेद 120(1) और 120(2) संविधान के अनुच्छेद 101 में कहा गया है कि संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा।
आगे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदी में या अंग्रेजी में विचार प्रकट करने में असमर्थ है तो लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। फिर है कि अनुच्छेद 102 में उपबंध है, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो। ये अर्थात 26 जनवरी 1965 से संसद का कार्य केवल हिंदी में होगा, ये इसमें कहा गया। फिर अनुच्छेद 210, संविधान के अनुच्छेद 210(1) में कहा गया है कि राज्य के विधान मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। आगे कहा गया कि विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति ऐसे किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है जो उपर्युक्त भाषाओं में से किसी में भी विचार प्रकट नहीं कर सकता है। फिर है अनुच्छेद 343, संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसके अतिरिक्त संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इसी अनुच्छेद में यह भी संकेत किया गया है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्षों तक होता रहेगा। तो अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का वर्णन है, संघ की राजभाषा और राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि का। फिर है अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 344 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि संविधान के आरंभ के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार पर सुझाव देगा, जैसे कि किन कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है, न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है, अंग्रेजी का प्रयोग कहाँ व किस प्रकार सीमित किया जा सकता है आदि। इसी प्रकार का आयोग संविधान के आरंभ से 10 वर्षों के बाद भी गठित किया जाएगा। ये आयोग भारत की उन्नति की प्रक्रिया तथा अहिंदी भाषी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनुशंसा करेगा। आयोग की सिफारिश पर संसद की एक विशेष समिति राष्ट्रपति को राय देगी। राष्ट्रपति पूरी रिपोर्ट या उसके कुछ अंशों को लागू करने के लिए निर्देश जारी कर सकेगा। फिर अनुच्छेद 345 में है कि अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। यदि किसी राज्य का विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाएगा तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत किया जाता रहेगा। फिर अनुच्छेद 346 में है कि अनुच्छेद 346 के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच पत्र आदि की राजभाषा होगी। यदि 2 या अधिक राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करना चाहें तो उसका प्रयोग किया जा सकेगा। फिर अनुच्छेद 347 में है कि अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग चाहता हो कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में मतलब दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए और इसके लिए लोकप्रिय मांग की जाए तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र उसके या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह निर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए। फिर अनुच्छेद 348 में यह बताया गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई और उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के सभी कार्यवाहियों अंग्रेजी में हुई होंगी। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विषय प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होंगे। वो है संसद के प्रति एक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के प्रति एक संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी विधेयक या उनके प्रस्तावित संशोधन।
संसद, ये तो उतना नहीं है, सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला। फिर है कि अनुच्छेद 349 के अनुसार संसद यदि राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों पर और उन सिफारिशों पर गठित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही अपनी मंजूरी देगा, अन्यथा नहीं। फिर अनुच्छेद 350 के अंतर्गत उन वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति एक विशेष प्राधिकारी एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो इन वर्गों के संबंधित विषयों पर रक्षा के उपाय करेगा। इसके साथ ही अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिए जाने की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। फिर अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत के सामाजिक सांस्कृतिक के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के और 8वीं अनुसूची में बताई गई अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। तो ये था दोस्तों संविधान में वर्णित हमारे राजभाषा और राष्ट्रभाषा और संविधान में किस तरह से हिंदी को लागू करने के लिए बताया गया है, कहाँ कहाँ लागू की जा सकती है, उसके बारे में ये वर्णन था। अब संविधान में कुल भाषाएं हैं, कितनी है? संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें हिंदी सहित 14 भारतीय भाषाएं थी। फिर संविधान में 21वां संशोधन हुआ 1967 में, उसके अंतर्गत सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। फिर संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में हुआ था के द्वारा 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। उसके बाद संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम में जो कि 2003 में हुआ, उसके द्वारा 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली को शामिल किया गया। तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछता है वो संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम से पूछता है। ठीक है कि 92वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को शामिल किया गया है। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया है। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। फिर संविधान के अनुच्छेद 44(1) और अनुच्छेद 351 में 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारतीय भाषाओं का संदर्भ आया है जो संख्या में 22 है। असमिया, नेपाली, मणिपुरी, बांग्ला, ओडिया, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। ये क्या है? संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारतीय भाषाएं हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, जो कि हमने ज़्यादा पोर्शन जो है वो हिंदी भाषा और उसके विकास के अंतर्गत पढ़ लिया है। आगे की वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।